हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दी पाइथन प्रोग्रामिंग। यस, गेट 2024 में जो डेटा साइंस का पेपर स्टार्ट हुआ है, उस डेटा साइंस के पेपर में प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकते हैं और कैसे उसमें आप 100% मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग आपसे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस सेशन को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक दिस सेशन एज वेल एज सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। और इसी टाइप के और भी वीडियोस और लेक्चर्स को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी चैनल के ऊपर आती है, तो वो सारी चैनल की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक टाइमली पहुंच पाए, रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और उसी के साथ में टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड दी टर्निंग पॉइंट ऐप ऑल्सो। और ऐप डाउनलोड करके आप वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस से रिलेटेड है, आपकी प्रिपरेशन के लिए एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइजेस के ऊपर है। तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार सारे कोर्सेज जरूर विजिट करिए। और अगर आप लोगों को कोर्सेज लगते हैं कि यस दे कोर्सेज आर वेरी वेरी मच इफेक्टिव इन प्राइस एज वेल एज द कंटेंट जो है वो अनएक्सपेक्टेबल कंटेंट है, कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स फ्री भी वहां पे दिए हुए हैं, आप उनको लेक्चर्स को देख के और पता कर सकते हैं कि किस लेवल का कंटेंट आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्दी से ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द पाइथन प्रोग्रामिंग। सो द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से मेरा क्या मतलब है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को बन सकते हैं। और मान के चलिए अगर आप इस सेशन को कंप्लीट देखते हैं तो इस सेशन में मैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को टच करूंगा जिनसे एटलीस्ट एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। तो इस टाइप के और भी 2-4 सेशंस में कंडक्ट करूंगा जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। और एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और गारंटेड है कि एक क्वेश्चन तो कम से कम 2 मार्क्स का आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आएगा। सो लेट्स सी हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन इज लाइक, आपको एक कोड दिया हुआ है एंड वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन कि इसमें दिया क्या है। तो हमें देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि एक फंक्शन है फिब नाम का, और वो जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है 2 टाइम्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट वुड बी द रिकर्सिव कोड। एक रिकर्सिव फंक्शन है, मान के चलिए रिकरेंस, रिलेशन, रिकर्सिव, रिकर्शन के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर, क्लास के ऊपर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इटरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को 100% पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन के बारे में कि रिकर्सिव कोड अगर हमें दिया हुआ है उसका पाइथन प्रोग्राम कैसे होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ पे किस तरीके से बनाए जाते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी हियर सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक फंक्शन फिब दिया है, फिर यहाँ लिखा है रिजल्ट इक्वल्स टू फिब 7, प्रिंट फिब 7 इक्वल्स टू रिजल्ट। सो अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड दैट कि अगर मैं फिब में 7 एज ए आर्ग्यूमेंट पास करता हूं, ठीक है, तो ये फिब फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, ये जो है दैट वुड बी द डेफिनेशन फॉर द फिब, ये फिब का डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में जब n की वैल्यू 7 ऐसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ये वैल्यू जो भी रिटर्न करेगा वो रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और बाद में आप उस रिजल्ट को क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। सो यू नीड टू फाइंड एक्जैक्टली व्हाट वैल्यू प्रिंट बाय द दैट पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट। तो फिब 7 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ सॉल्व करने के लिए सिंपल सा, जब भी रिकर्सिव स्टेटमेंट आता है आपको स्टेक मेमोरी एरिया यूज करना पड़ता है, ठीक है।
अगर सपोज टू बी यूनरी रिकर्शन है, यूनरी रिकर्शन मतलब एक फंक्शन एक ही फंक्शन को कॉल करता है, उसको यूनरी रिकर्शन कहा जाता है। तो अगर यूनरी रिकर्शन है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप स्टेक के थ्रू उसको कर लीजिए, ट्री के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं। बाइनरी रिकर्शन होता है तो जनरली ट्री स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है और समझ में अच्छे से आ जाता है कि आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए फिब 7, जब वैल्यू 7 पास करूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, मतलब n की वैल्यू 0 या 1 है तो आपको रिटर्न 1 करना है, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है सेम फंक्शन को कॉल करना है 2 टाइम्स और उनके बीच में एडिशन करवाना है। तो फिब 7 जो है ये कॉल करेगा फिब 6 को, और यहां पे कॉल कर रहा है ये फिब n-2 मतलब फिब 5 को कॉल करेगा। ठीक है, सिमिलरली अब फिब 6 भी रिकर्सिव कोड है, तो पहले फिब 6 को सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व होगा, उसके बाद फिब 5 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 जो है वो 5 और 4 को कॉल करेगा, फिब 5 जो है ये 4 और 3 को कॉल करेगा, फिब 4 जो है ये कॉल करेगा 3 एंड 2 को, फिब 2 इज कॉलिंग टू 2 एंड 1। अब देखिए आपको कंडीशन, जब तक आप बेस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक रिकर्शन कॉल होता जाएगा होता जाएगा। अब फिब 2 जो है ये कॉल करेगा फिब 1 फिब 0 को। चलिए अब हम लोग देख सकते हैं कि हाँ अब हम टर्मिनेटिंग कंडीशन तक पहुंच गए। तो फिब 1, अब देखिए 0 है तो रिटर्न, या 1 है तो रिटर्न तो 1 ही करना है, तो यहां वैल्यू 1 रिटर्न हुई, यहां पे भी वैल्यू 1 रिटर्न हुई। इन दोनों के बीच में एडिशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कोड के अंदर एडिशन लिखा हुआ है, सो वी नीड टू डू द एडिशन बिटवीन देम। सो 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 1 + 1 हो गया यहाँ पे 2, अब 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। अब ये फिब 1 की अगर मैं बात करूं तो फिब 1 कितना है, तो फिब 1 से रिलेटेड 2, फिब 1 से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वही वैल्यू ये भी रिटर्न करेगा। 2 + 1 इज हाउ मच, इट इज 3, 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखिए ये फिब 2 क्या रिटर्न करेगा, जो फिब 2 यहां से रिटर्न हुआ था 2, अल्टीमेटली ये भी कॉल होगा, इज अ एक्सपोनेंशियल कॉलिंग, बट अननेसेसरी व्हाई आई एम डूइंग द कॉलिंग व्हेन आई नो द रिजल्ट। मेरे को यहाँ पे रिजल्ट पता है तो मैं यहाँ पे फिर से कॉल करके क्यों वो काम करूं, है ना, जब डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेता हूं मैं। बट प्रोग्राम करेगा ना, अगर आप जैसे इसको पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू करते हो वो सारे काम करेगा, सारे इटरेशंस करेगा, फिर आउटपुट आएगा। 3 + 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। फिब 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3, 5 + 3 इज हाउ मच, 8, 8 यहाँ आ गया। फिब 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से वैल्यू 5 पास हो गई, 8 + 5 इज हाउ मच, 13, 13 इधर आ गया। फिब 5 का वैल्यू कितना है, 8, सो 13 + 8 is how much, it gives you the value 2121, so 21 is your answer. So the value print by this particular is, simply we can say that it is 21. Got my point? तो 21 आप लोगों को यहां पर रिजल्ट इसका मिल जाएगा। Let's see what is the value written by the function। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करता है। If I am passing x equals to 2 and y is equals to 9, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 भेजने पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन, x is 2 n is 9, और देखते हैं कि क्या होता है। तो इनिशियली देखिए ये क्या कर रहा है, वैल्यू, अब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि रिकर्सिव कोड ही है, क्योंकि फंक्शन जो है वो दोबारा सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है, मतलब जो कोड है वो रिकर्सिव कोड है। ठीक है, अब पॉइंट ये है आपको यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, मतलब देखिए यहाँ कोई ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिखने वाला आपको, जिससे आप जैसे सी में समझ जाते हो, अच्छा यहाँ पे इफ ओपन हुआ, यहाँ पे इफ क्लोज हुआ, तो वो जल्दी से आपके दिमाग में पहुंच जाती चीज है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना है कि कितना कोड इफ के अंदर है, कौन सा कोड इफ के बाहर है, कितना कोड फंक्शन के अंदर है, कौन सा कोड फंक्शन के बाहर है, तो ये सब कुछ आपको क्लियर रखना चाहिए। देखिए, सो द कंप्लीट कोड इनसाइड द व्हाट फंक्शन। ठीक है, फिर ये इफ की कंडीशन है, इसमें एक और इफ है, नेस्टिंग ऑफ इफ हो गई। ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हमें ये वैल्यू को रन करना है, अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें ये वाली वैल्यू को रन करना, मतलब हम उसके इफ के बाहर आ जाएंगे, तो इफ के बाहर जो कोड है वो तो रन करना ही है। तो चाहे ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो, चाहे ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस, तो ये तो एग्जीक्यूशन में जाने ही वाला है। ठीक है, और जब हम ये इफ n > 0 कंडीशन फेल होगी तो आप सबसे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों कंटेंट है हम लोग कह सकते हैं कि दे बोथ द लाइंस इनसाइड द आउटर इफ। चलिए अब हम इसको सिंपली इनिशियली वैल्यू को 1 ले लेते हैं, वैल्यू की इनिशियली 1 ही दिया हुआ है ना।
x का वैल्यू आपने 2 पास किया तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूं, और n की वैल्यू आपने 9 पास की तो मैंने n की वैल्यू 9 भी ले ली। अब कंडीशन चेक की, क्या n ग्रेटर देन 0 है? यस, 9 इज ग्रेटर देन 0, 9 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो चेक करिए n mod 2 क्या 1 के बराबर है? n mod 2 अगर 1 है, n mod 2 मतलब 9 mod 2, 9 mod 2 रिमाइंडर वैल्यू 1 आ रही है क्या? बिल्कुल, 9 mod 2 रिमाइंडर वैल्यू 1 आएगी। 1 आएगी तो जो वैल्यू है आपको उसको क्या कर देना है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैल्यू कितना हो गया अब आपका? 2 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू हो गई 2, इसको मैं लिख लेता हूं, अपडेटेड वैल्यू इज 2। नाउ आफ्टर दैट फिर से आपको क्या करना है, वैल्यू को कॉल करना है। द प्रीवियस वैल्यू मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट फंक्शन, एंड इन विच यू आर पासिंग x इंटू एक्स। x इंटू एक्स मतलब कितना? तो x का वैल्यू अभी कितना था? 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4, 4 पास किया, कॉमा यहाँ पे n डिवाइड 2। अब देखिए ये फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन मतलब यू नीड टू टेक अ इंटीजर वैल्यू। सो n डिवाइड बाय 2, n कितना है बेटा? 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? इंटीजर रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4। सो यू नीड टू कॉल फॉर दी व्हाट 4,4। जब 4,4 के लिए कॉल कर रहे हो, अब देखिए यहां आपको क्या पॉइंट्स जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि ये जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? स्टैक के अंदर हो रहा है। तो स्टैक का ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको स्टैक के अंदर करके बताता हूं ताकि आप वैल्यूज के बीच में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, काम यही करना है, बट हाउ वी कैन डू दैट वर्क आई एम गोइंग टू टेल दैट पॉइंट टू यू। सो सी हियर, सबसे पहला काम आपने फंक्शन व्हाट को कॉल किया 2,9 के लिए। जब आप 2,9 के लिए कॉल कर रहे हैं, वैल्यू उसने कर दी 1। ठीक है, x यहां पे था 2 और y यहां पे था, n यहां पे था, नॉट y, n यहां पे था 9। सो ये वैल्यूज आपकी इनिशियली थी। ठीक है, फिर आपने यहां से ये कैलकुलेशंस किए, इस वजह से जो वैल्यू था वो चेंज हो गया था 2 पे, है ना, वैल्यू इंटू 2। और फिर उसके बाद वापस आप वैल्यू को कॉल कर रहे थे, और ये वैल्यू आप कितनी कर रहे थे? वैल्यू मीन्स अब अपडेटेड वैल्यू कितनी थी? 2, और व्हाट 4,4 के लिए कॉल कर रहे हो। अब जब आप 4,4 के लिए कॉल कर रहे हो तो ये इसका मेमोरी एरिया क्रिएट कर रहा है। 4,4 इसका मेमोरी एरिया क्रिएट कर रहा है। अब जब ये मेमोरी एरिया क्रिएट होगा तो फिर से यहां देखिए वैल्यू जो है वो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी, क्योंकि वापस से ये कोड रन कर रहे हैं ना, हम वापस कोड रन कर रहे हैं। तो अगेन वैल्यू इज गोइंग टू इनिशियलाइज बाय व्हाट? इट इज 1। तो ये 1 से इनिशियलाइज हो गया। अब 1 से इनिशियलाइज होने के बाद x की वैल्यू आपने यहाँ पे कितनी पास की? 2, और y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू कितनी पास की? 4, और n की वैल्यू कितनी पास की? 4, क्योंकि 4,4 के लिए आप कॉल कर रहे हो। तो x भी 4 है और n भी 4 है। ठीक, नाउ चेक करिए n ग्रेटर देन 0 है क्या? यस। n mod 2 इक्वल टू 1 है क्या? नहीं। तो आप ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पे पहुंच जाएंगे। सो वैल्यू इज इक्वल्स टू value, what is the value here? It is 1 multiply by what? x into x, x into x means अभी currently x की वैल्यू कितनी है? 4। so 4 into 4 16 comma 2, 16 comma 2 के लिए फिर से कॉल होगा। नाउ सी, जब न्यू एरिया क्रिएट हुआ फिर वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई, x आपका 16 हो चुका है और n आपका 2 हो चुका है। फिर आपने चेक किया 2 ग्रेटर देन 0 है क्या? यस। 2 mod 2 इक्वल टू 1 है क्या? नहीं। तो वैल्यू पे पहुंच गए, और यहां से आपने वैल्यू इज इक्वल्स टू, वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए वैल्यू 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 16 इंटू 16, 16 इंटू 16, सो 16 का स्क्वायर हो गया ये 256 लिख सकते हैं इसको, 256 लिख सकते हैं इसको, 16 इंटू 16 को, कॉमा डिवाइड बाय 2, सो इट गिव्स यू द वैल्यू 1। अब फिर से हमने इसके लिए कॉल किया, सो वैल्यू इनिशियलाइज 1 से हुआ, x आपका 256 हो गया, और n जो है आपका वो अभी 1 हो गया। ठीक है, n 1 हो गया। अब n 1 हुआ तो 1 mod 2 इक्वल टू 1, कंडीशन सेटिस्फाई। तो वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू हो गई आपकी 1 इंटू 256। ओके, और इसी के साथ में न्यू वैल्यू इज 256 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? फंक्शन। और अब आप वैल्यू को जब पास करेंगे, देखिए यहां से जैसे ही जो भी वैल्यू आप पास करोगे ये वैल्यू जाएगी इधर, इधर जाएगी। तो ये यहां से जो पास होगा n, वो कितना हो जाएगा आपका?
ग्रेटर देन 1 रहेगा क्या? नहीं, 1/2 कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इससे बाहर आए, इससे बाहर आए, आपने रिटर्न करी वैल्यू। एट दैट टाइम जो वैल्यू होगा वो रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, वैल्यू रिटर्न होगी 1, तो 1 जैसे ही रिटर्न होगा v का वैल्यू 256 हो गया, 256 हो गया। अब ये यहां से रिटर्न होगा इस पोजीशन पे, तो यहां वैल्यू 256 आ गई, तो v इज इक्वल्स टू 1 इंटू 256। फिर ये वैल्यू यहां रिटर्न होगी क्योंकि ये फंक्शन टर्मिनेट होगा, तो यहां पे वैल्यू v इक्वल्स टू 1 इंटू 256। फिर ये वैल्यू यहां रिटर्न होगी, सो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 256, और 2 इंटू 256 कितना हो गया? 512। सो v का वैल्यू 512 हो गया। एट द एंड ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सो द रिटर्न वैल्यू बाय दिस इज व्हाट? इट इज 512, ठीक है। ये प्रोग्राम एक्चुअली कर क्या रहा है पता है? ये आपने वैल्यू 2 पास की और ये 9 पास की, ये कैलकुलेट कर रहा है 2 टू द पावर 9। ये पावर कैलकुलेट करने का प्रोग्राम था। इट गिव्स यू द आंसर दैट इज 512। तो ये 512 आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट यहां जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि रिकर्सिव कोड है, स्टेक पहले ग्रो करेगा, फिर स्टेक श्रिंक करेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। सो 512 इज योर आंसर। गॉट माई पॉइंट? सो तरीका आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने कोड को एग्जीक्यूट किया, और मान के चलिए कि रिकर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा 101%। तो आप पाइथन के पेपर में, डेटा साइंस के पेपर में इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। लेट्स सी नाउ, व्हाट वैल्यू वुड द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न फॉर द इनपुट x इक्वल्स टू 95। x का वैल्यू 95 हमने लिया, और 95 के लिए ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहां फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, मींस वी आर कॉलिंग द फंक्शन 2 टाइम्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट भी मैंने फंक्शन को पास कर दिया, और उसके अंदर कुछ वैल्यू को मैं पास कर रहा हूं। सो देखते हैं कि इसका रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, वी नीड टू स्टार्ट विथ लेट्स सी 95 आप एज ए आर्ग्यूमेंट यहां पे पास कर दीजिए। तो देखिए फंक्शन 95 के लिए आपने कॉल किया, इसे चेक किया, x अगर ग्रेटर देन 100 होगा ना तो आपको x माइनस 10 कर देना है, बट x ग्रेटर देन 100, मतलब यहाँ जो वैल्यू पास की अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो ये करना है, अदरवाइज ये करना है। अब यहाँ देखते हैं, ये रिटर्न करेगा फंक्शन ऑफ x प्लस 11। सो 95 प्लस 11 इज हाउ मच? 106। अब देखिए पहले ये अंदर जो फंक्शन है ये सॉल्व होगा, और वो वैल्यू आउटर फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास होगी। 106 यहां गया, 106 ग्रेटर देन 100 कंडीशन सेटिस्फाई, तो x में से 10 को माइनस कर दिया, 106 में से 10 गया तो बचा कितना? 96। 96 के लिए अब ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, 96 मतलब एल्स पार्ट में जाएगा, f ऑफ 107। फिर f ऑफ 107 जब कॉल होगा तो इसमें से 10 माइनस होकर 97 आ जाएगा। फिर 97 के लिए फंक्शन फिर से कॉल होगा तो एल्स में जाएगा, f ऑफ 108। 108 के लिए ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, इट गिव्स यू 98। फिर 98 के लिए फंक्शन कॉल हुआ तो f ऑफ 109। फिर 109 के लिए कॉल होगा, इट गिव्स यू 99। फिर 99 के लिए कॉल होगा f ऑफ 110, है ना, 11 ऐड किया तो 110। फिर f ऑफ 110 के लिए कॉल होगा, माइनस कर देंगे कितना? 10, तो इट गिव्स यू द वैल्यू 100। f ऑफ 100 के लिए जब कॉल कर रहे हैं, देखिए अभी भी कंडीशन कब होगी? जब x ग्रेटर देन 100 होगा। सो f ऑफ 100 किसको कॉल करेगा? एल्स में जाके f ऑफ 100 प्लस 11 111। अब इसमें से माइनस 10 किया, सो इट गिव्स यू f ऑफ 101। अब जब f ऑफ 101 हुआ, इधर आ जाते हैं, जैसे ही f ऑफ 101 हुआ ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, इसमें से माइनस कर दिया 10, इट गिव्स यू द वैल्यू 91। दैट 91 इज योर आंसर, अब ये वैल्यू 91 यहाँ आती है, ये रिकर्सिव कोड है ना, तो ये वैल्यू प्रोपोगेट होकर इधर जाएगी, और फिर रिकर्सिवली ये क्या हुआ? ये पहले स्टेक ग्रो हुआ, फिर क्या होगा? स्टेक रिकर्सिवली श्रिंक होगा, और एट द एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमने ग्रो किया,
फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में बैक ट्रैक करते हुए श्रिंक करते जाओगे, f ऑफ 95 का वैल्यू 91 आप लोगों को मिल जाएगा. So you should remember that point. 91 is your answer. Now see this particular code. Consider the following Python function definition. The function trial finds the maximum of this, finds the minimum of this, finds the middle of this, none of this. तो ट्रायल में अगर मैं वैल्यू पास कर रहा हूं ए बी सी की, व्हाट विल बी द वैल्यू दैट यू वांट टू पास. ये ट्रायल फंक्शन कर क्या रहा है, वैल्यू आपको देगा क्या, ये हमें बताना है. ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू क्या ले सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, कुछ भी ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि वो क्या लेना है. तो कैन आई टेक द वैल्यू 2 2 2, तीनों की वैल्यू सेम ले लेता हूं मैं, 2 ले लेता हूं, यहां पे भी 2 ले लेता हूं, यहां पे भी 2 ले लेता हूं. कैन आई टेक, यस. सो ट्रायल आपने कॉल किया 2 2 के लिए, तो आप इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर गए, आपने देखा a ग्रेटर देन इक्वल टू b है क्या, यस. 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. क्या c लेस देन b है, नहीं, c लेस देन b नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. तो आप एल्स में गए, फिर आपने देखा कि क्या a ग्रेटर देन इक्वल टू b, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, यस है. तो आपने फिर से यहां पे रिटर्न किया ट्रायल acb. अब acb तो अल्टीमेटली है क्या, 2 2 2, ये रिटर्न होगा. जैसे ये रिटर्न हुआ, आप फिर से रिकर्सिव कॉल है ना, आप फिर से इस पे पहुंच गए क्योंकि ये सेम ही तो फंक्शन को कॉल कर रहा है. जब आप जाओगे फिर कंपेयर करेगा, फिर 2 2 2, फिर आप यहां जाओगे, फिर कंपेयर करेगा, फिर 2 2 2, फिर आप यहां जाओगे, और इस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा. व्हाट वी कैन से, कभी भी आप लूप से बाहर निकल पाओगे क्या, नहीं निकल पाओगे. सो इफ द वैल्यू ऑफ एबीसी इज सिमिलर एंड यू आर पासिंग द सेम वैल्यू इनसाइड दिस पर्टिकुलर कोड, इट गोज इन अ इनफाइनाइट लूप. तो आप क्या कहें आंसर इसका, नन ऑफ दिस. फंक्शन क्या फाइंड कर रहा है इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ वैल्यूज के लिए एबीसी में से कोई आंसर आ जाए. मान लो आप एबीसी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आप सिमिलर वैल्यू पुट करते हैं तो ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है. तो आप डी ऑप्शन टिक करिए कि फॉर द सर्टेन वैल्यूज इट गोज इन इनफाइनाइट लूप, देन योर आंसर इज नन ऑफ दिस. क्योंकि 2 2 2 का मिडिल फाइंड आउट करके दे ही नहीं रहा है हमको, या ना 2 2 2 का मैक्सिमम फाइंड आउट करके दे रहा है, नहीं ये मिनिमम फाइंड आउट करके दे रहा है. तो वी कांट से एनीथिंग, तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे. ठीक है, अब इसके अलावा अगर मान लो आप इस फंक्शन को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना चाहते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, वी कैन डू. बट इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं तो वो तो क्या है आपका डी है. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए चलिए हम एक बार करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिल सकता है. तो 1 2 3 मैंने लिया, 1 2 3 मैंने लिया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो ट्रायल कॉल किया मैंने 1 2 3 के लिए. आपने चेक किया क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, कंडीशन फेल हो गई, तो आप एल्स में आ गए. फिर आपने चेक किया क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, कंडीशन फेल हो गई, फिर एल्स में आ गए, आपने रिटर्न कर दिया ये. तो ट्रायल 1 जो है वो रिटर्न कर रहा है ट्रायल बी ए सी. तो बी कितना है 2, ए कितना है 1 और सी कितना है 3. सो नाउ आपको ट्रायल कॉल करना है 2 1 3 के लिए. तो नेक्स्ट टाइम यहाँ जो वैल्यूज पास होंगी, यहाँ जो वैल्यूज पास होंगी वो हो जाएंगी 2 1 3, 2 1 3. फिर आपने चेक किया a ग्रेटर देन इक्वल टू b है क्या, सो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, कंडीशन सेटिस्फाई. c लेस देन b है क्या, c इज लेस देन b, सो वी कैन से दैट यस जो c है वो b से लेस है, 3 जो है वो 1 से लेस है, नो. एल्स में गए, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, कंडीशन सेटिस्फाई. तो आपने इस ट्रायल को कॉल किया, ये ट्रायल कॉल कर रहा है ट्रायल ऑफ acb. अब देखिए इस केस में a क्या था 2, यहां से देखना है ना, ये जो c क्या था 1, नहीं c 1 नहीं था, c था 3 और b क्या था 1. सो अभी हमने 2 3 1 के लिए कॉल कर दिया. जब 2 3 1 के लिए कॉल किया, अब आप यहां पे फिर से वैल्यूज को चेंज कर दीजिए. ये जो वैल्यू है ये अब हो गई है 2 2 3 1. ठीक है, फर्स्ट इफ चेक किया 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन हो गई फेल. जैसे ही फेल हुआ आप इस एल्स से भी बाहर होते हुए इस एल्स में आ गए. तो ट्रायल बी ए सी, बी कितना है बेटा 3, ए कितना है बेटा 2 और सी कितना है बेटा 1. सो 3 2 1 के लिए अब हमने फिर से कॉल किया. तो यहां से वैल्यू फिर पास करेंगे
और अब पास करेंगे 3 2 1 पास करेंगे. So just I am going to put the value 3 2 1. ठीक है. सो चेक करें पहली कंडीशन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या? यस. सी जो है 1 लेस देन 2 है क्या? यस. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. रिटर्न बी कितना है? बी है 2. सो यहां से वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी 2. एक्चुअली 2 है क्या? हमने पास क्या था 1 2 3. तो 1 2 3 का मिडिल क्या होता है? 2. So 2 is your answer. So if you are passing the distinct numbers, it gives you the middle of the number. But if you are passing the same numbers, it goes into the infinite loop. और अगर infinite loop में चलेगा तो फिर कुछ नहीं होगा. तो simply we can say that it goes in a infinite loop. Option D आएगा. हाँ, अगर क्वेश्चन में ये लिख देते कि assume that the value of A, B, C are distinct, then you can go with option C. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है. लेट्स सी है. देखिए काफी इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है. अब पॉइंट ये है कि सर अगर हमें पाइथन में स्टैटिक वेरिएबल्स बनाने हैं तो उसका तरीका क्या होता है? हाउ वी कैन मेक अ स्टैटिक वेरिएबल इन अ पाइथन. तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल को हम मिमिक कर सकते हैं. हम उसको कैसे बना सकते हैं? या तो हम एक क्लास के थ्रू हम उसको बना सकते हैं. एक क्लास डिफाइन की, क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स ले सकते हो, या विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स यू कैन मेक अ स्टैटिक वेरिएबल्स. या फिर आप हैज एट्रीब्यूट, एक फंक्शन होता है is has attribute that is predefined library है ना, इनबिल्ड फंक्शन है किसका? पाइथन का. तो has attribute फंक्शन है. इसमें आपने एक वैल्यू पास की इंक्रीमेंट, दैट इज द नेम ऑफ फंक्शन, और आप इसमें चेक कर रहे हो काउंट. अब ये क्या बता रहा है? ये इट इज अ बूलियन फंक्शन, ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है. तो अगर इंक्रीमेंट में काउंट है तो इट गिव्स यू ट्रू. मतलब इंक्रीमेंट में काउंट वेरिएबल है, इट गिव्स यू ट्रू. और इंक्रीमेंट में काउंट वेरिएबल नहीं है, देन इट गिव्स यू फॉल्स. तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेकिंग इनसाइड दिस फंक्शन दैट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और नॉट. मतलब काउंट जो है वो इंक्रीमेंट में प्रेजेंट है या नहीं. तो ये यस या नो आपको बता देता है. तो अगर प्रेजेंट है तो यस बताएगा, प्रेजेंट नहीं है तो नो बताएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आप प्रोग्राम में जो भी उसको कैसे यूज कर रहे हो ये तो आप पे डिपेंड करता है. मैं इस फंक्शन के बारे में बता रहा था. अब हमें ये प्रोग्राम देखना है कि इस प्रोग्राम से हमें आउटपुट मिलता क्या है. व्हाट वैल्यू रिटर्न बाय जे एट द एंड ऑफ प्रोग्राम. सो इस प्रोग्राम के आखिरी में ये जो जे है इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा. व्हाट वैल्यू रिटर्न बाय जे एट द एंड ऑफ प्रोग्राम. लेट्स सी. अब आप देखिए यहां पे कोड हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट सेगमेंट जो है वो एक फंक्शन है, दैट इज द इंक्रीमेंट फंक्शन, जिसमें आई एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है. सेकंड एक फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन है, उसमें कुछ लिखा है वो करना है हमें. और थर्ड जो है वो इफ नेम इज इक्वल्स टू मेन. देखिए अल्टीमेटली ये जो है ये यूज किया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन जो आपने प्रोग्राम पाइथन का लिखा है उसमें आपको मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है ना. तो ये बताता है कि यू नीड टू एग्जीक्यूट द मेन फंक्शन, है ना. अगर बिना मेन फंक्शन के आप प्रोग्राम बनाते हैं तो नॉर्मल एग्जीक्यूट हो ही जाता है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे. बट अगर आप मेन फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हो तो आपको स्पेसिफाई करना होता है इफ दैट इज द एट्रीब्यूट नेम मेन है, देन यू नीड टू एग्जीक्यूट द मेन फंक्शन. तो इसका मतलब सिंपल सा, जब भी आपको देखने को मिले इसका मतलब है कि आपके कोड में मेन बॉडी है, और मेन बॉडी है तो यू नीड टू एग्जीक्यूट द मेन बॉडी फर्स्टली. तो देखिए यहां से आप सबसे पहले जाएंगे किस पे? मेन बॉडी पे. शुरुआत यहां से करना है, फिर मेन बॉडी आपको जहां जहां ले जाएगी वैसे वैसे कोड को एग्जीक्यूट करते जाना है. सो लेट्स सी. मेन में गए आई जे 0,0. इसका मतलब है कि आई का वैल्यू और जे का वैल्यू दोनों क्या है आपके? आई भी 0 है, जे भी 0, एंड दे बोथ आर इनसाइड द मेन कोड, है ना. ये मेन कोड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, मेन के अंदर आई एन जे 0 0 है. तो आई का वैल्यू भी 0 है, जे का वैल्यू भी 0 है. फॉर आई इन रेंज 5, रेंज में वैल्यू 5 पास कर रहा हूं, मतलब ये लूप है फोर लूप जो कि 0 से 4 तक रन होगा. तो पहले मैंने आई की वैल्यू 0 ली, आई की वैल्यू 0 ली, ठीक है. रेंज है ना, रेंज, तो आई की वैल्यू मैंने ली 0 एंड आई एम गोइंग टू रन दिस कोड. लेट्स सी व्हाट वी कैन से हियर.
जे इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ आई, तो जे फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूं इंक्रीमेंट ऑफ 0 के लिए, ठीक है। अब ये 0 यहां पास हुआ, ठीक। इफ नॉट हैज एट्रीब्यूट इंक्रीमेंट काउंट, तो अभी देखिए आपने इंक्रीमेंट फंक्शन की डेफिनेशन शुरू की, क्या काउंट वेरिएबल अभी आपको मिला? नहीं मिला, काउंट अभी है ही नहीं ना, क्योंकि इंक्रीमेंट तो अभी शुरू हुआ है, अभी काउंट उसके पास है या नहीं अभी हमें नहीं पता। तो इंक्रीमेंट में अभी काउंट ऑब्जेक्ट या काउंट वेरिएबल अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट टाइम इट गिव्स यू द आंसर नो, मतलब ये 0 देगा। लेकिन इफ नॉट 0, इफ नॉट 0 तो नगेशन, फॉल्स का नॉट क्या हो गया? ट्रू। सो कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो आपने काउंट को क्रिएट कर दिया और काउंट को 0 से क्रिएट कर दिया। अब देखिए काउंट 0 से क्रिएट हो गया, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि यस नाउ काउंट इनसाइड द इंक्रीमेंट आ चुका है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा हैज एट्रीब्यूट काउंट, ये वैल्यू हमेशा ट्रू देगा, और जब भी ये ट्रू देगा तो नॉट ऑफ ट्रू हमेशा क्या होगा? फॉल्स। मतलब कि ये जो काउंट इक्वल टू 0 है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चलेगा, बार बार रन होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बार बार रन नहीं होने वाला, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? स्टैटिक वेरिएबल का मिमिक हो गया। सी में हम जो स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं ना, स्टैटिक लिख देते तो क्या होता है कि वो स्टेटमेंट एक बार इनिशियलाइज करता है वैल्यू को, उसके बाद हम उस स्टेटमेंट को रन नहीं करते, बाकी प्रोग्राम में हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो सिमिलर पॉइंट यहां पे हो गया, एक बार काउंट आपका इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, उसके बाद फिर वो कभी भी ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये काउंट 0 नहीं होगा। चलिए फिर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई, तो काउंट अभी तो 0 है, आई भी 0 है, 0 प्लस 0 इट इज 0, तो 0 ही रहने वाला है, ये 0 ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए नाउ व्हाट वी कैन से, रिटर्न 0, तो यहां से वैल्यू 0 आ जाएगी, तो जे की वैल्यू 0 आ गई। फिर से आपने लूप को रन किया, for loop you are going to run the for loop again, किसके लिए? I इक्वल टू 1 के लिए, है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू रन द for loop again for the I इक्वल टू 1। देखिए ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है आप इसको हटा दीजिए यहां से, assume that at the end we need to print the value of increment, बस मुझे इंक्रीमेंट का वैल्यू प्रिंट करना है, ये प्रिंट स्टेटमेंट मान के चलिए नहीं है यहाँ पे। एट द एंड जे का वैल्यू मेरे को बताना है, जे का वैल्यू क्या होगा। तो अभी तो जे का वैल्यू 0 है, बट अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ ना, assume that it is not there। I is equals to 1, सो 1 जब पास किया तो j इक्वल्स टू इंक्रीमेंट फंक्शन 1 के लिए कॉल किया, 1 यहां पे पास हुआ। अब ये लाइन ऑफ कोड रन नहीं होगा, ये हो गया एक बार, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये रन नहीं होगा। सो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई, तो काउंट का प्रीवियस वैल्यू कितना था? 0, 0 प्लस आई, सो नाउ इट बिकम 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई तो j यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। फिर i का वैल्यू आपने इंक्रीज किया, और i का वैल्यू इंक्रीज करके कर दिया कितना? 2, सो j इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 2। सो जब 2 के लिए कॉल करेंगे तो इसमें 2 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इज हाउ मच? इट बिकम 3। नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू कितनी हो रही है? काउंट होके 3 हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन ये रन होगा i इक्वल्स टू 3 के लिए, और j में इंक्रीमेंट 3 पास होगा, सो 3 प्लस 3 इज हाउ मच? इट बिकम 6, 6 हो गया। फिर i का वैल्यू 4 होगा, j में इंक्रीमेंट 4 पास होगा, सो 4 पास हुआ तो 6 प्लस 4 कितना हुआ? 10, ये 10 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गई। तो j का वैल्यू कितना हुआ? 10, कब? जब i का वैल्यू कितना है? 4। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज 4 द वैल्यू ऑफ j इज 10, ठीक है। अब यहां देखिए लूप हो गया टर्मिनेट, क्योंकि रेंज 5 है ना, रेंज में जब आप कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो शुरू कहां से होता है? 0 से, चलता कहां तक है? जो भी रेंज में पास करते हो उससे एक कम, तो 0 से 5 माइनस 1, 0 से 4 तक, तो 0 से शुरू किया 4 तक, जब 4 आया j की वैल्यू कितनी हो गई? 10, और ये हमें बताना था क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वैल्यू रिटर्न बाय j एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम द वैल्यू बाय j इज 10, सो 10 इज योर आंसर। चलिए now you can see the question, the value written by f1 is, ये फंक्शन के थ्रू क्या वैल्यू रिटर्न होगा हमें ये बताना है, ठीक है। what value written by the function f1, तो देखिए 1 जब आप इसमें पास करोगे, 1 जब आप इसमें पास करोगे
somehow you can see here, somehow you can see here, it is here I is a global variable, है ना, ग्लोबल आई लिखा हुआ है, आई एक ग्लोबल वेरिएबल है, और n इज इक्वल्स टू एन प्लस आई कर रहे हैं, आई इक्वल टू आई प्लस वन कर रहे हैं, और रिटर्न एफ ऑफ n कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो n की वैल्यू आपने 1 पास की, मैं इसको स्टेक के अंदर ही बना लेता हूँ, एफ ऑफ 1 के लिए मैं स्टेक क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक किया क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, नहीं, तो ग्लोबल आई, हमें पता है ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, हीप मेमोरी एरिया में बनते हैं, तो इसको नॉर्मल एग्जीक्यूशन से मैंने बाहर बना दिया, ठीक है, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू, और इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट दे आर इनिशियलाइज विद 0, तो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज वो हो जाते हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू n प्लस आई, सो n का वैल्यू फिर हमने क्या किया, n इनसाइड दिस लोकल वेरिएबल है, n की वैल्यू अभी क्या थी 1, 1 प्लस आई कितना है 0, सो 1 प्लस 1 इज व्हाट, इट इज 0, आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, ये वैल्यू आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, सो ये वैल्यू 1 हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। फिर इसने रिटर्न किया एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 रिटर्न हुआ। जब ये एफ ऑफ 1 रिटर्न कर रहा है तो फिर से अब n इक्वल टू n प्लस आई, so n is equals to 1 plus 1 is how much, it is 2, and the value of I is also 2, value of I is also 2, ये 2 कर दी यहाँ पे मैंने, और रिटर्न कर दिया f ऑफ फंक्शन 2। अब 2 के लिए जब कॉल किया तो इट इज n इज इक्वल्स टू n प्लस आई, n की वैल्यू कितनी है 2, i की वैल्यू भी कितनी है 2, सो 2 प्लस 2 इज हाउ मच, इट गिव्स यू द वैल्यू 4, और i का वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया 3 कर दिया। रिटर्न किया आपने f ऑफ 4, जब 4 को रिटर्न किया फिर से आप आए, n इज इक्वल्स टू 4 plus the value of I is what, it is 3, it gives you the value 7, so और I कितना हो गया 4, I की वैल्यू कर दी 4, f of 7, अब f of 7 को जब आप कॉल करोगे तो यहाँ देखो 7 is greater than equal to 5, कंडीशन हो गई आपकी सेटिस्फाई, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा n कितना है 7, so the value written by this is, the value written by this is 7, यहां से 7 रिटर्न होगा, ये बैक ट्रैक होके यहाँ आ जाएगा, बैक ट्रैक होके यहाँ आ जाएगा, बैक ट्रैक होके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से फाइनल वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। सो द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन f1 इज व्हाट, इट इज 7, गॉट माय पॉइंट, तो 7 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। लेट्स मूव ऑन दी दिस वन, we need to check that what value print by this particular program, okay, what value print by this particular program, we need to check that thing. So see here what we can say for this particular, सबसे पहले आप देखो ये फंक्शन फू का कंटेंट है, ये मेन बॉडी का कंटेंट है, और ये किफ है, अगेन 3 पोर्शन में मैं ले सकता हूं, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे कि इसका मतलब तो मेन बॉडी रन करना है, मेन में आपने a की वैल्यू 2048 पास किया, सम को 0 पास किया, इसने फंक्शन फू को कॉल किया, उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है f, अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं f, और f में ब्रैकेट में मैं पास कर रहा हूँ सम, इसका मतलब क्या, कोट्स में मैं पास कर रहा हूँ, और कोट्स के अंदर करली ब्रैकेट में मैं पास कर रहा हूँ सम, इसका मतलब क्या है कि व्हाट आई वांट टू प्रिंट द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, f इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट, कि हमें एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, तो ये जो फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा, जो भी फॉर्मेटेड ये स्ट्रिंग यहाँ से देगा उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी हियर कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मेन बॉडी से। अगेन कहीं ना कहीं मेरे को ये कोड भी रिकर्सिव लग रहा है, तो रिकर्सिव जब भी कोड आता है थोड़ा सा स्टेक बना के सॉल्व करो तो समहाउ आप सही आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। देखिए a इज 2048, लोकल वेरिएबल है तो वो लोकल मेमोरी एरिया में बना दिया। सम इज 0 इज ऑल्सो लोकल वेरिएबल ऑफ, ये मेन बॉडी का है कंटेंट, इज ऑल्सो लोकल वेरिएबल, सो सम 0 ले लिया मैंने। फू को कॉल किया, सो मैं इन शॉर्ट एफ लिख देता हूं, a कॉमा सम, सो 20 48 0, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट होगी वैल्यू, ठीक है, तो वो एट द एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करना है सम। ठीक है, लेट्स सी। सो ये सबसे लास्ट में प्रिंट होगा F2048 कॉमा 0 इधर गए, इसने n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करना है, अदरवाइज k की वैल्यू n मॉड 10, तो k कितना हो गया n मॉड 10। n क्या है, यहां से जो 2048 पास किया ये n में गया और जो सम पास किया वो सम में गया, तो n था 2048 मॉड 10 इज व्हाट, इट गिव्स यू द वैल्यू 8 और j का वैल्यू आपने कर दिया, देखिए यहाँ पे फ्लो डिवीजन है, तो जब फ्लो डिवाइड किया तो j की वैल्यू गई 204, ठीक है, फिर आपने सम इक्वल्स टू कर दिया सम प्लस k, तो फॉर दिस पर्टिकुलर कोड जो सम का वैल्यू है, सम इनिशियली क्या पास किया था आपने, 0 पास किया था, तो 0 प्लस के, तो 0 प्लस के कितना है 8, तो 0 प्लस 8 सम की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, सम की वैल्यू 8 हो गई, लेकिन आपने यहाँ पे फू फंक्शन को कॉल किया, फू और जे कॉमा सम। अब देखिए, और प्रिंट क्या कर रहे हो आप, प्रिंट कर रहे हो यहां से के, आप यहां से के प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट कब रन होगा, जब उसके ऊपर वाला रिकर्शन टर्मिनेट होगा, तो ये रिकर्शन मैंने फिर से कॉल किया। अब इस टाइम पे ये जो रिकर्शन कॉल हो रहा है वो जे कितना पास कर रहा है 204 और सम कितना पास कर रहा है 8, सो 204 कॉमा 8 के लिए ये काम कर रहा है। चलिए, जब ये वैल्यू फिर से यहाँ पे पास की तो n की वैल्यू जो थी आपकी वो कितनी थी 204 थी, सम की वैल्यू कितनी थी 8 थी, और उसी के साथ में आपने देखा क्या 204 इज इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं, तो k का वैल्यू आपने मॉड 10 ले लिया, तो k का वैल्यू यहां से आ गया आपके पास में 4 और j की वैल्यू डिवाइड बाय 10 कर दी, तो j जो है वो हो गया बेटा आपका 20। फिर से आपने सम को कैलकुलेट किया, सम प्लस k, तो 8 प्लस 4 इज हाउ मच 12, तो ये वैल्यू अपडेट होके 12 हो गया, और फिर आप फू को कॉल कर रहे हो j कॉमा सम के लिए, और इसके बाद आपको प्रिंट करना है k, क्या प्रिंट करना है k प्रिंट करना है। चलिए फिर से हम इधर आ गए, अब हमने फू जे कॉमा सम के लिए कॉल किया, फू जे कॉमा सम के लिए कॉल किया, जब इसके लिए मैं कॉल कर रहा हूं, इसके लिए मैं जब कॉल कर रहा हूं तो जे का वैल्यू आप देख सकते हो अभी पास जो हुआ है वो है 20 और सम कितना है 12, सो 20 कॉमा 12 के लिए कॉल किया, तो n की वैल्यू हो गई बेटा 20 है ना, और सम की हो गई वैल्यू 12 फॉर, फिर यहाँ देखा 0 के बराबर है क्या, नहीं, तो k इज इक्वल्स टू n मॉड 10, n मॉड 10 इज 0 और j इक्वल्स टू n बाई 10 इट बिकम 2, फिर से आपने यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस की, तो 12 प्लस 0 इज हाउ मच, इट इज 12 ओनली, फिर आप फू को कॉल कर रहे हो, j का वैल्यू कितना है इस टाइम पे 2 कॉमा 12, सो 2 कॉमा 12 के लिए कॉल कर रहे हो और इसको प्रिंट करना है आपको यहाँ पे भी k, ठीक है। अब देखिए मैं इस फू के लिए एरिया क्रिएट कर रहा हूं, उसके आगे का एरिया क्रिएट होगा, ठीक, 2,12 के लिए एरिया क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा 2,12 के लिए एरिया जो है वो क्रिएट हो रहा है 2,12 का। लेट्स सी, जब मैंने यहां पे वैल्यू पास की 2 और यहां पे वैल्यू पास की 12, ठीक है, सो n बराबर 0 है कि है क्या, नहीं, तो k पे आ गए, k ने क्या लिया 2 mod 10 इज व्हाट, इट इज 2, j is what 2 by 10 is what, it is 0, sum is what, सम हो गया 2 प्लस प्रीवियस सम कितना था यहां से 12, 12 प्लस 2 सम कितना हो गया 14, फिर यहां से आपने फू को कॉल किया, j 0 है, सम 14 है, 0,14 के लिए, और उसके बाद यहां से प्रिंट करना है आपको k। अब देखिए जब 0,14 के लिए कॉल करोगे, अब ध्यान से समझो, अब होने वाला है सब कुछ बैक ट्रैक, ये 0 गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रिटर्न, रिटर्न आ गए आप इसी लाइन पे, अब आपको बोला प्रिंट करो के, इस ब्लॉक में के का वैल्यू क्या है वो प्रिंट कर दो, क्या है के का वैल्यू 2, सबसे पहली वैल्यू प्रिंट होगी 2, फिर ये जैसे ही खत्म हुआ बैकट्रिक हुए यहां पे, ये बोल रहा है फिर से प्रिंट करो के की वैल्यू, इस ब्लॉक में के की वैल्यू क्या है 0, प्रिंट होगा 0, ठीक है, फिर
यहां से फिर बैक ट्रैक मारो इधर, और यहां इसके बाद प्रिंट करो के का वैल्यू। इस ब्लॉक में के का वैल्यू कितना है? 4, प्रिंट होगा 4। यहां से बैक ट्रैक किया इस पॉइंट पे, प्रिंट करो के की वैल्यू। इस ब्लॉक में के का वैल्यू कितना है? 8, प्रिंट होगा 8। बैक ट्रैक करो, इधर आ जाओ, प्रिंट करो सम। इस ब्लॉक में सम की वैल्यू क्या है? 0, प्रिंट कर दो 0। सो यू कैन गो विथ ऑप्शन डी, 20480 इज योर आउटपुट। 20480 इज योर आउटपुट। आई बात समझ में बेटा? 20480 is your output. That would be the way to find the answer. चलिए मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। यस, लेट्स ट्राई। व्हाट रिजल्ट प्रिंट बाय दिस पर्टिकुलर कोड? ठीक है, व्हाट रिजल्ट प्रिंट बाय दिस पर्टिकुलर कोड। अब देखिए ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन के बाहर का कंटेंट, शुरू करना है R0 से, ठीक है, फिर F5 आपने यहां पे पास किया। अब देखिए जब मैं यहां ग्लोबल R लिखता हूं, मतलब कि जो फंक्शन F है वो जो आपने डेफिनेशन के बाहर R लिया है, जो आपने डेफिनेशन के बाहर R लिया है उसी को एक्सेस करेगा। तो यही R जो है R=0, यही अंदर भी काम करेगा। मतलब पूरे कोड में एक ही R है, वो ग्लोबल R है। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ये सम काइंड ऑफ रिकर्सिव डेफिनेशन दिख रही है मुझे। जब भी रिकर्सिव डेफिनेशन दिखे बिंदास होकर स्टेक बना लो और उससे सॉल्व करो, आंसर सही आएगा। चलिए f(5) के लिए कॉल किया, 5 के लिए कॉल किया। क्या लेस देन इक्वल्स टू 0 है? नहीं। क्या ग्रेटर देन 3 है? 5 ग्रेटर देन 3, यस। अब देखो यहां इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, ये जो दो लाइन है ये इफ के अंदर की लाइन दिख रही है मेरे को, और ये जो रिटर्न है ये इफ के बाहर का है। तो मेरे को अभी इफ के अंदर हूं मैं, तो आर की वैल्यू हो गई मेरी 5, ग्लोबल वेरिएबल है ना, तो मैं यहीं पे 5 कर देता हूं। आर इज इक्वल्स टू एन, आर की वैल्यू हो गई 5, और रिटर्न करना है f(5 - 2) मतलब 3 + 2। चलिए f(3) ने अपना एरिया क्रिएट किया और उसने फिर से कॉलिंग करवाई 3। अब ग्लोबल वो तो ठीक है, ये 3 ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं, तो ये कॉल होगा। रिटर्न करेंगे f(2 + r)। अब देखिए ये जो वैल्यू है अभी f(2) कॉल होगा, तो r का वैल्यू क्या? आई डोंट नो ना, अभी मुझे नहीं पता। यहाँ पे जो वैल्यू उससे मतलब नहीं है, एट द एंड जो भी वैल्यू होगी वो हमें पुट करनी होगी। तो f(2), क्योंकि ये ग्लोबल है, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो सम और जो k थे वो लोकल थे, तो लोकल उसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट होते हैं। जब भी ग्लोबल होता है आपको बाहर अलग से क्रिएट कर लेना है, स्टैटिक वेरिएबल बाहर अलग से क्रिएट कर लेना है। तो f(2) ने कॉल किया 2 ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है। फिर से रिटर्न किया मैंने f(1 + r)। f(1) के लिए फिर मैंने बना दिया ब्लॉक, f(1) के लिए फिर मैंने बना दिया ब्लॉक। अब f(1) जो है f(1) जो है वो क्या करेगा? 1 ग्रेटर देन 3 नहीं है, फिर से रिटर्न करेगा f(0 + r)। f(0) के लिए कॉल करो। अब आप 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन सेटिस्फाई, रिटर्न 1। अब यहां से शुरुआत होगी बैक ट्रैकिंग की। यहां इसने रिटर्न किया 1, जो 1 रिटर्न किया वापस इधर आ गया 1। 1 + r इज हाउ मच? r क्या है? r 5 है सर, 5 रख दिया। इट गिव्स यू द वैल्यू 6। 6 + r, r अभी भी क्या है? r 5 ही है, क्योंकि ग्लोबल है, जो भी वैल्यू यहां होगी सब वो प्रोपोगेट होती जाएगी। 11 + 5 इज हाउ मच? 16 रिटर्न हुआ यहाँ पे। 16 + 2 इज हाउ मच? 18। यू गॉट द फाइनल आंसर 18। सो 18 आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 18 आपको मिल जाएगा। सो दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन दिस वन। अब देखिए एक फंक्शन दिया है आपको फू, उसमें n और r आप एज ए आर्ग्यूमेंट कर रहे हो पास।
एंड देर आर 3 क्वेश्चंस, अगर ये होता है तो रिजल्ट क्या है, ये होता है तो रिजल्ट क्या है, ये होता है तो रिजल्ट क्या है ना। व्हाट वैल्यू रिटर्न, अलग अलग वैल्यूज की पासिंग के ऊपर, फर्स्ट पास कर रहे रिजल्ट क्या है, सेकंड पास कर रहे रिजल्ट क्या है, थर्ड पास कर रहे रिजल्ट क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी हियर। सी फू n कॉमा आर, सो फंक्शन 513 2 के लिए कॉल किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये जब तक n ग्रेटर देन 0 रिटर्न क्या कर रहा है ये, तो रिटर्न में एक काम हो रहा है n मॉड r, तो इसे 513 मॉड r कितना हो जाएगा 1 प्लस आप फिर सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हो 513 फ्लोर डिवीजन है तो 256 कॉमा 2 के लिए, ठीक है। फिर 256 कॉमा 2 क्या करेगा, इसका मॉड, देखिए इसको मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं। शुरुआत की आपने फू 513 2 के लिए, इसने रिटर्न किया 1 प्लस फंक्शन 256 2, अब ये कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 256 मॉड 2 कितना हुआ 0 प्लस फंक्शन 128 2, ये भी रिटर्न करेगा 0 प्लस फंक्शन 64 2, ये रिटर्न करेगा 0 प्लस फंक्शन 32 2, ये रिटर्न करेगा 0 प्लस फंक्शन 16 2, फिर ये रिटर्न करेगा 0 प्लस फंक्शन 8 2, फिर ये रिटर्न करेगा 0 प्लस फंक्शन 4 2, क्योंकि हर बार इवन नंबर आ रहा है ना, इवन नंबर को मॉड 2 लेंगे तो रिमाइंडर वैल्यू 0 ही आएगी। फिर ये जाएगा 0 प्लस फंक्शन 2 2, फिर ये जाएगा 0 प्लस फंक्शन 1 2, और ये जो 1 2 है ये 1 रिटर्न कर देगा, है ना, ये 1 रिटर्न कर देगा। तो जैसे ये 1 रिटर्न करेगा उसके बाद फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। 0 प्लस 1 इज हाउ मच 1, 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 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 plus 1 1. Now here 1 plus 1 is how much 2. So you got the answer 2. आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा 2। तो पहले ग्रो हुआ फिर श्रिंक हुआ, जितनी भी वैल्यूज है उसका सम अप किया, रिजल्ट आपको मिल गया। अल्टीमेटली इसने किया क्या, इसने क्या किया 513 को ये 2 से डिवाइड करता जा रहा है, जितनी भी रिमाइंडर वैल्यूज है उनका एडिशन करके आपको रिजल्ट देता जा रहा है, ठीक है। सो 513 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर वैल्यूज का एडिशन। अब जैसे ये वाला फंक्शन है ना, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं 245 को 10 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर वैल्यूज का एडिशन। सो 245 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 फर्स्ट रिमाइंडर प्लस 24 डिवाइड बाय 10 मॉड 10, ये कितना आएगा। सो 5 प्लस 4 प्लस फिर बचा आपके पास क्या 2 मॉड 10, कितना आएगा 5 प्लस 4 प्लस 2 इज हाउ मच, इट गिव्स यू द वैल्यू 11। 11 is your answer. सिमिलरली इस कोड के लिए आपको क्या करना है 245 को 8 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है उसको ऐड करना है। देखिए 8 से डिवीजन के लिए मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं ताकि जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। 245 डिवाइड बाय 8, मॉड्यूलस 8 लेना है आपको। 5, it gives you 5 plus now the remainder value, रिमाइंडर किससे लेंगे, मॉड किससे लेना है, डिवाइड 8 से ही करना है ना। सो जब इसको 245 को 8 से डिवाइड करेंगे, 245 को डिवाइड 8 से करेंगे तो कितना आएगा 30। सो 30 मॉड 8 फिर से ले लिया। सो 30 मॉड 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो 5 प्लस 6 प्लस अब बचा कितना 30 डिवाइड बाई 8 किया तो इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 3। सो 3 मॉड 8, 3 मॉड 8 कितना हुआ 3। सो 5 प्लस 6 प्लस 3, सो 14 इज योर आंसर, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि 513
कॉमा 2 लिया है तो 513 का 2 बेस है, मतलब ये डेसिमल वैल्यू है, इसका बाइनरी कन्वर्जन करो और वो जो बाइनरी स्ट्रिंग आती है उस स्ट्रिंग की हर बिट का एडिशन कर दो। ये 245 डेसिमल में इसकी डेसिमल की सारी बिट्स का एडिशन कर दो। 2 + 4 + 5 कितना हो गया 11। ये 245 है तो पहले 245 को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करो और उसकी जितनी बिट्स है उनका एडिशन कर दो, वो कितना आ जाएगा 14, लाइक दिस। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये अगर आपको क्लियर है देन यू कैन इजीली फाइंड द आंसर करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। सो आई होप इज इट क्लियर कि किस तरीके से हमने इस फंक्शन को कॉल किया और कैसे ये वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक। लेट्स मूव ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, नंबर में 513 मैंने पास किया इस फंक्शन के अंदर, तो ये वैल्यू कितनी रिटर्न करके दे रहा है। अब आप इस फंक्शन में देख सकते हो राइट शिफ्ट ऑपरेटर आपको दिया हुआ है, नंबर को राइट शिफ्ट करना है और यू नीड टू काउंट है ना, और आपको काउंट करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो फंक्शन में 513 को पास कर दिया, वाइल लूप रन कर रहे, वाइल लूप, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, फिर वाइल लूप, वाइल में पास हुआ 513, सो काउंट को कर दिया काउंट +1, फिर नंबर को कर दिया राइट शिफ्ट बाय 1 और ये काम करते जाए। फिर जब वाइल लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उस टाइम पे रिटर्न करना है काउंट। एट दैट टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट, यू नीड टू प्रिंट दैट थिंग। चलिए तो राइट शिफ्ट करता क्या है, नंबर को हाफ करता जाता है, ठीक है। तो 513 देखिए आपने यहाँ पे पास किया सबसे पहले, अगर वाइल में कोई भी वैल्यू जा रही है तो वो ट्रू ही रिटर्न करता है और लूप आपका चलता रहेगा। जैसे ही वाइल में 0 जाएगा, जब 513 0 हो जाएगा तब बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सो 513 अल्टीमेटली देखिए वर्क कैसे करता है बेटा, 513 का बाइनरी आप लिख लीजिए। सो 513 का बाइनरी होगा ये 513 है, क्लियर। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी 513 वैल्यू थी, ये 513 है, ठीक है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, इस वैल्यू को हाफ करता जाता है, क्या करता जाता है, वैल्यू को हाफ करता जाता है। तो 513 का आधा इंटीजर पोर्शन में, तो व्हाट वी कैन से नेक्स्ट टाइम जब एक ये सी का वैल्यू 1 बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट बाय 1 इसमें से एक बिट कम हो जाएगी, ठीक है, इसमें से एक बिट कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर सी का वैल्यू एक और बढ़ेगा 2, इधर से एक बिट और कम हो जाएगी। फिर यहां से बिट कम होती जाएगी क्योंकि ये नंबर हाफ होता जाएगा और काउंट बढ़ता जाएगा, और जब इसकी बिट खत्म हो जाएगी तो नंबर 0 हो जाएगा और काउंट की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो काउंट अल्टीमेटली काउंट क्या कर रहा है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, सो हाउ मेनी बिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू गॉट योर आंसर 10। सो 10 आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये तो लॉजिकली अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या चाह रहा था प्रोग्राम, क्या लिखा था प्रोग्राम में, तो आप फाइंड आउट कर पाओगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नॉर्मली आप वाइल लूप को रन करते जाएं, नंबर हाफ करते जाएं, अल्टीमेटली काउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते 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 एट द एंड कितना पहुंच जाएगा 10, और 10 आपको रिजल्ट प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो योर आंसर इज 10 फॉर दिस पर्टिकुलर कोड, योर आंसर इज 10 फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। लेट्स सी हियर व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। सो देखो m की वैल्यू शुरू में आपने कितनी ले ली 10, फिर n कॉमा n1 इक्वल टू 0 कॉमा 0, इसका मतलब है n का वैल्यू भी 0 है, n1 का वैल्यू भी 0 है। फिर आप यहां से m में +1 कर रहे हो तो m की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, m हो गया 11। फिर हमने n इक्वल टू m की वैल्यू n में असाइन कर दी तो n की वैल्यू भी हो गई 11। फिर से आपने m को 1 से बढ़ा दिया, अगेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m बाय 1 सो इट बिकम 12। फिर आपने n1 में 12 डाल दिया, ये 12 हो गया। फिर आपने यहां से क्या किया, n में से एक कम कर दिया, n में से एक कम कर दिया तो n 10 हो गया।
फिर ये स्टेटमेंट जो आपने लिखा ये है n इज इक्वल्स टू n माइनस एन। n कितना है 10, n1 कितना है 12, आंसर कितना आया -2। सो प्रिंट n, n प्रिंट होगा -2। ठीक है, सिंपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं एंड फाइनल आंसर निकाल रहे हैं कितना आ रहा है। सो -2 इज योर आंसर। ओके, प्लस माइनस करते हुए रिजल्ट बताना था। नाउ सी दिस कोड जंबल। वैल्यूज को क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, यू कैन सी हियर एक मेन फंक्शन है, उसमें x2 और y5 हमने लिया है, उन वैल्यूज को हम जंबल में पास कर रहे हैं और यहां से क्या रिटर्न हो रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। सबसे पहले आप मेन बॉडी ले लीजिए। मेन बॉडी का जो x है वो 2 है और जो y है वो 5। अब एक पॉइंट ध्यान रखना कि मेन बॉडी का वेरिएबल और ये जो फंक्शन में वेरिएबल है उनके नेम सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। मेन बॉडी में जो वेरिएबल है ये इनको एक्चुअल पैरामीटर्स बोल सकते हो आप, ये जो है ये फॉर्मल पैरामीटर्स बोल सकते हो। तो दोनों फंक्शंस में वो अलग अलग है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब यहां आप लिख रहे हो y, मेन बॉडी से शुरू कर रहे हैं ना, y इज इक्वल्स टू जंबल और इसे पास क्या कर रहे हो आप y कॉमा x, मतलब 5,2। अब जैसे ही ये किया इसने फंक्शन को कॉल किया 5,2 के लिए, तो यहाँ पे x कॉमा y था तो 5x में चले गया और y में कितना आ गया 2, तो x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया। देखिए ये xy अलग है, ये xy अलग है। ठीक, नाउ x की वैल्यू आप कितनी कर रहे हो, आप x की वैल्यू कर रहे हो 2 इंटू एक्स प्लस 2, सो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 इज हाउ मच 12। तो ये जो x है ये 5 से 12 पर रिटर्न कर रहे हो 12, रिटर्न कर रहे हो 12, तो ये 12 वैल्यू रिटर्न कहाँ होगी जहां इसको कॉल किया था, तो ये 12 यहाँ आ गया। जैसे 12 यहाँ आया y का वैल्यू कितना हो गया 12, ये y का वैल्यू 12 किस में हुआ, इस मेन में, तो ये मेन y की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, अब मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू जंबल y कॉमा x, y कितना है तो बेटा अब y हो चुका है 12 कॉमा x, x कितना है 2। इसके लिए फिर से कॉल किया, जब मैं इसके लिए कॉल करूंगा तो जंबल अगेन x कॉमा y में पास होगा, तो x में चले गया 12, y में चले गया 2। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, इट इज 2 into x, so 2 into 12 plus 2, so it become 26 and return x, तो ये 26 यहां रिटर्न हो जाएगा, तो ये x इक्वल्स टू यहां पे कितना हो गया 26, इसने इस वैल्यू को अपडेट करके 26 कर दिया। अब उसके बाद फिर आपको करना है प्रिंट x, ये मेन बॉडी के अंदर का प्रिंट है, तो ये मेन बॉडी के अंदर जो x की वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, कितनी है 26। सो यू गॉट द आंसर 26, तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 26 मिलेगा। आई बात समझ में, सो यू गॉट द आंसर दैट इज 26। लेट्स से दिस कोड फंक्शन 5 के लिए ये कोड क्या रिटर्न कर रहा है मुझे ये बताना है। ठीक, तो आप देख सकते हो 5 किसको कॉल करेगा, 4 4 को, 4 कॉल करेगा 3 3 को, 3 कॉल करेगा 2 2 को, 2 कॉल करेगा 1 1 को। जैसे ही n का वैल्यू 1 हुआ वो रिटर्न कर देगा 1, सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस ये जो f2 ये भी वही f2 का 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, so 16 is your answer, 16 is your answer. Okay, सेम कोड ये है
बट अब यहां देखिए, प्रीवियस वाले में रिकर्शन जो था एक्सपोनेंशियल कॉलिंग हो रही थी, यहां पे भी मेरे को बोला है F5 की वैल्यू निकालने के लिए, बट ये कॉल करेगा किसे, 2 into F4 को, F4 कॉल करेगा 2 into F3 को, F3 कॉल करेगा 2 into F2 को, F2 कॉल करेगा 2 into F1 को, F1 जो है वो रिटर्न कर देगा 1। सो यहां से आया रिटर्न 1। 2 into 1 is what 2, 2 into 2 is what 4, 4 into 2 is what 8, 8 into 2 is what 16, you got your answer 16। तो इसके प्रीवियस वाले कोड का और इस कोड का आउटपुट तो सेम है, लेकिन व्हाट वी कैन से दोनों की जो क्या कह सकते हैं, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर जाएगा, प्रीवियस वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल जाएगा, 2n जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो कंटेंट है इसका, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आप लोगों को एल्गोरिथम वाले सेक्शन में मिलेगा। वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की है वो आप लोगों को बताया है। गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दैट वुड बी द प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सो इज इट क्लियर टू ऑल? Is it clear to all? Okay, so that would be the Python expected questions from my side. ठीक है? Okay, is it clear? चलिए, so now एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये जो है, इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग और देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो जल्दी से टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डेटा साइंस का कंप्लीट सिलेबस हम लोग वहां पे करवा रहे हैं, एंड दैट सिलेबस मेक्स अ गारंटी कि आप गेट में एक अच्छी रैंक लेके आए डेटा साइंस के पेपर के अंदर भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एज वेल एज शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर।